हेलो, गुड मॉर्निंग पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। आपका हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में न्यू बिहेवियरिस्ट्स को पढ़ाते हुए मैंने अपना एक क्लास 3 न्यू बिहेवियरिस्ट आपको पढ़ने हैं। वैसे कई सारे न्यू बिहेवियरिस्ट्स हैं, गथरी भी इस श्रेणी में आते हैं, लेकिन हम लोग टॉलमैन, हल और स्किनर को ही पढ़ेंगे। यही मुख्य रूप से BRA BU के क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड देखे जाते हैं और इसी आधार पर हम लोगों ने निश्चय किया कि ये 3 पढ़ लेने से हमारा एग्जामिनेशन डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले स्किनर को 3 क्लासेस में प्रोवाइड किया और अब हम टॉलमैन की ओर जाएंगे। टॉलमैन को स्टडी करेंगे कि वो न्यू बिहेवियरिस्ट क्यों कहलाए और किस प्रकार से मनोविज्ञान की ओर आए, और इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते उन्होंने मनोविज्ञान ज्वाइन किया। शुरुआती दौर में ही हॉल्ट से के स्टूडेंट रहे और उन्होंने हॉल्ट को से ही उनशेंट साइकोलॉजी पढ़ा। यहाँ तक की बात में तब हॉल्ट का एज था 1886 में उनका बर्थ, टॉलमैन का, और 1950 में ये महान आदमी जो बहुत ही प्योर न्यू बिहेवियरिस्ट की श्रेणी में रहते हुए प्योर बिहेवियरिस्ट कहलाया, और इनका जो कंट्रीब्यूशन टू साइकोलॉजी हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा, जिसको हम अपने इस क्लास में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास को आगे बढ़ाते हुए माफ करिएगा है, तो मैं अब कहना चाह रही थी आप लोगों से कि टॉलमैन न्यू बिहेवियरिस्ट के ग्रुप में बहुत ही अच्छी उपलब्धि इनकी रही और इनको प्योर बिहेवियरिस्ट का दर्जा भी दिया जाता है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री, हर किसी भी चीज़ में, हिस्ट्री में और ख़ास करके हिस्ट्री में हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि किस तरह से सिस्टमेटिकली एंड स्टेप वाइज घटनाएं आगे की तरफ बढ़ी। तो आप ये देखिए कि टॉलमैन स्टूडेंट ऑफ हॉल्ट हुए 1914 तारीख यानी 4 अप्रैल महीने में, और 1886 में इनका जन्म हुआ, और यहाँ मैंने लिख रखा है 1950 में ये इस नश्वर संसार को छोड़ के चले गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इन्होंने शुरू किया था, लेकिन जल्दी ही ये साइकोलॉजी की तरफ वापस आ गए और ये स्टूडेंट बन गए ये हॉल्ट के स्टूडेंटशिप को, तो ये स्टूडेंट हुए हॉल्ट के। उन्होंने हॉल्ट से ही उनशेंट साइकोलॉजी को पढ़ा, उनशेंट साइकोलॉजी पढ़ा उन्होंने हॉल्ट से, और लेकिन जर्मनी आ गए, और जर्मनी आने के बाद उन्होंने 1912 में जर्मनी आए, और जर्मनी आकर उन्होंने गेस्टाल्टिस्ट से मुलाकात की। अब आपको गेस्टाल्टिस्ट की बात मैं बताऊं कि आपको पता भी होगा कि कोहलर, कोफ्का, ये 2 सब्जेक्ट्स थे किसके, वर्दहeimer के। तो ये 3 तिगड़ी जो कहलाती है साइकोलॉजी में, यही गेस्टाल्टिस्ट है। यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करते हैं। उनसे मिले और उनसे भी शिक्षा प्राप्त की। हॉल्ट के स्टूडेंट रहे, PhD की डिग्री उनसे ले लिया। कब? टॉलमैन ने हॉल्ट से ही PhD की डिग्री लिया।
और अपने विचारों को नए ढंग से उन्होंने प्रस्तुत करना शुरू किया। एंशिएंट साइकोलॉजी को पढ़ा, फिर गेस्टवाल्डी वादियों से मिले जर्मनी आके 1912 में, और 1912 में जर्मनी में आने के बाद उन्होंने गेस्टाल्टिज्म को पूरी तरह से पढ़ा। और टॉलमैन को जब वो एंशिएंट साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसी वक्त उनको इस बात का शक था कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक माना जाना इसका सही नहीं है। तो ये बात उनको बहुत हॉन्ट करती रहती थी, बहुत उनको ध्यान में आती रहती थी बार बार कि एंशिएंट साइकोलॉजी में जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड है इट इज़ नॉट वेरी करेक्ट मेथड। इस पर थोड़ा शक उनको शुरू से था। अच्छा, उन्होंने यहाँ तक हम लोग आ गए और 1914 में वॉटसन ने जेबी वॉटसन ने एक किताब प्रकाशित की थी, इसका नाम यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दें तो यहाँ सब साफ दिखेगा, बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी। ये किताब किसने पढ़ी? टॉलमैन ने पढ़ी, और टॉलमैन के विचारों को एक नई दिशा मिल गई, उनके विचारों, जबकि टॉलमैन आए ज़रूर वॉटसन के प्रभाव से, उनकी पुस्तक के प्रभाव से ही आए, वो साइकोलॉजी के में एक नई दिशा ले ली उन्होंने, और इंट्रोस्पेक्शन पर उनको शक भी था एंशिएंट साइकोलॉजी के। गेस्टाल्टवादी को भी उन्होंने पढ़ा, तो इसीलिए टॉलमैन की का जो विचारधारा है, जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उसमें ये बात जैसा कूलर ऑफ कर दीजिएगा, कुछ चिल्लाना पड़ा है। तो टॉलमैन के विचारधारा जो है उसमें ये बात बहुत स्पष्ट रूप से देखी गई कि गेस्टाल्टवादियों का भी विचार उसमें मिलता है, एंशिएंट साइकोलॉजी की भी कुछ चीज़ें उसमें मिलती हैं, लेकिन उनको उन चीज़ों को जो एंशिएंट साइकोलॉजी से प्रभावित हो गए, या उन शब्दों को जो एंशिएंट साइकोलॉजी के मूल विषय माने जाते थे, उन चीज़ों को जो उन्होंने अपने व्यवहारवाद में लिया, तो इस व्यवहारवाद का एक नया रूप जो तैयार हुआ, जिसको न्यू बिहेवियरिस्ट कहा जाता है, न्यू बिहेवियरिज्म कहा जाता है, तो उसमें लेकिन उन सबों की व्याख्या उन्होंने बहुत अलग ढंग से की, उन सबों की व्याख्या उन्होंने बहुत अलग ढंग से की। लेकिन ये पुस्तक बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी जो लिखी गई 1914 में और प्रकाशित हुई और वॉटसन की थी, इसने टॉलमैन के विचारों को बिल्कुल नई दिशा दी थी, ये बात स्पष्ट है। और 1915 में हॉल्ट से, अपने टीचर जो हॉल्ट थे साइकोलॉजी में उनके, उसी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री 1915 में। आप देखेंगे, ध्यान से देखें तो हम डेट को बहुत मिला के चलते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना, यानी किसी भी विषय की जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसके लिए साइंटिफिक हिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने पहले भी आपको बताया। और साइंटिफिक हिस्ट्री ऑलवेज स्टेप वाइज होती है, इसमें उड़ान नहीं होती है, इसमें क्या है, ठहराव होता है, और वो स्टेप वाइज ही चलती है। तो ये 1915 तक की बातें हम लोग ने कर ली, 1914 भी हो गया। और आरंभ में उन्होंने जब वो साइकोलॉजी में बिहेवियरिस्टिक अप्रोच लेके आए, व्यवहारवादी सोच लेके आए, तो 3 चीज़ों पर उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, और रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो स्मरण के अंदर आता है, स्मरण पर बहुत ज़्यादा उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में वो किस पर आकर के टिके, ये था लर्निंग, जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उनका लर्निंग कहलाया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो इस चीज़ पर आके वहाँ वो टिके। अब आइए हम सेकेंड पार्ट ऑफ इस वीडियो का जो है उसको हम देखते हैं। ये BF स्किनर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 3 क्लासेस में। हम लोग अभी इसी टॉलमैन के पर है, इसी टॉलमैन जिनका ये, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। एक हल बच जाएंगे जो न्यू बिहेवियरिस्ट की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन उसको हम लोग अगले स्टेप में देखेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टॉलमैन्स कंट्रीब्यूशन एंड टॉलमैन्स लर्निंग थ्योरी के बाद ही हम लोग देखेंगे। तो ये टॉलमैन के विचार उनकी पुस्तक पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन जो 1932 में छपी थी, उससे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देते। तो उनकी ये किताब पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, आदमी में भी और जानवरों में भी,
इस चीज को पर्पसिव, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई और इसमें ये चीज समझ में आने लगा कि एक्चुअली टॉलमैन चाहते क्या थे, टॉलमैन की विचारधारा क्या थी, जस्ट इससे प्राप्त होता है। अब पर्पसिव बिहेवियरिज्म, इसीलिए उन्होंने पर्पस पर बहुत ध्यान दिया। हर बात उन्होंने कहा कि कोई भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी हम जब भी कोई व्यवहार करते हैं तो उसमें लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना लक्ष्य के हम कोई बिहेवियर, अब जैसे इसको हम समझाने के तौर पे कि आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य में है कि इन फ्यूचर आप साइकोलॉजी को अपनी फैमिली पर अप्लाई करेंगे, फैमिली के लोगों को, क्योंकि साइकोलॉजी लड़कियों को अपने घर की तरफ, महिलाओं को अपने घर की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये एक फैक्ट है। और इस ध्यान देने में अगर आप साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, ह्यूमन कॉन्शियस एक्सपीरियंस को स्टडी करता है, हाउ टू अप्लाई साइकोलॉजी ऑन ह्यूमन बीइंग, वेलबींग बनाने में अप्लाई करता है, किस तरह की मानसिक स्थिति है मनुष्य की, इस पर भी अप्लाई करता है। तो आपका भी एक गोल है कि मनोविज्ञान पढ़ने के बाद आप किस तरह से, जैसे मेरा था कि मैं एक टीचर बनूं साइकोलॉजी की, एंड आई एम स्टैंडिंग हियर, आपके सामने खड़ी हूँ, बोर्ड के साथ हूँ, पढ़ा रही हूँ और साइकोलॉजी को एवरीवेयर अपने स्टूडेंट्स पर, अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, इवन कि अपने वर्कर्स पर भी अप्लाई करती हूँ कि कौन सा कंडीशन है, कहाँ रिएक्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। बस ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम लोग पढ़ेंगे। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी साइकोलॉजी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मनुष्य को नहीं समझेंगे तो उसके व्यक्तित्व को कैसे संभालेंगे। तो हमारा एक लक्ष्य है कि हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, आपका भी लक्ष्य है। शायद आपको अभी पता ना हो कि आपका लक्ष्य क्या है, सिर्फ आप पढ़ रही हैं, साइकोलॉजी अच्छा लगता है, इसलिए आगे चल के ये लक्ष्य के रास्ते पर जरूर लग जाएगा, ये आई एम श्योर अबाउट दैट। चलिए, अब ये जो है, तो हर बिहेवियर हमारा पर्पसिव होता है किसी न किसी लक्ष्य की तरफ, या नहीं तो एक छोटा सा, जो क्लास में अक्सर हम लड़कियों को कहते हैं, एक छोटा सा लक्ष्य ये भी हो सकता है कि लड़कों ने एक शर्त रख दी है कि हमको चाहिए पढ़ी लिखी बीवी, इसलिए भी आप पढ़ रही हैं, उसमें विषय मतलब नहीं लगता है। साइकोलॉजी उसमें सोने पे सुहागा है, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। तो ये चीज है, पर्पसिव बिहेवियर कहा जाता है, बिहेवियरिज्म कहा गया टॉलमैन का, क्योंकि उन्होंने हर व्यवहार को गोल डायरेक्टेड माना, यानी लक्ष्य के प्रति एक चरण आगे बढ़ना। प्राणी के प्रत्येक व्यवहार गोल से निर्दिष्ट होते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, आप अभी पढ़ रही हैं, इस छुट्टी में भी आपको हम क्लास दे रहे हैं, आज 2 जून है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और आज ही इसको अपलोड करेंगे। तो ये जो आपका व्यवहार है, इस पर ये भी आपके एग्जामिनेशन की तरफ ले जा रहा है। तो इन पर, टॉलमैन पर ये आरोप लगाया गया कि वो किसी तरह से पर्पस को यानी उद्देश्य को फिर से उन्शियंट साइकोलॉजी, पर्पस तो एक मेंटलिस्टिक वर्ड है जिसका इस्तेमाल टॉलमैन कर रहे हैं, तो उन पर ये आरोप लगाया गया, ये आरोप था कि वो बैकडोर से फिर उन्शियंट साइकोलॉजी या उन्शियंट विचारधारा को साइकोलॉजी के अंदर ला रहे हैं। लेकिन टॉलमैन ने इसको बड़े स्पष्ट शब्दों से समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यवहार का जो गोल है एक निर्दिष्ट, मैं देखूं कितना मिनट की हो गई ये वीडियो, तो 13 मिनट अभी भी है टाइम, तो हम 3 पॉइंट्स और इसके हैं। तो इस चीज़ को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया और उस अस्पष्टता को यहाँ इस आपके सामने समक्ष रखने के लिए मैं ज़रूरी समझती हूँ इस बात को कि टॉलमैन और वाटसन के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि वाटसन क्या कह रहे हैं और टॉलमैन अपनी विचारधारा कैसे रख रहे हैं। वो हैं तो बिहेवियरिस्ट, उन्होंने बिल्कुल अपने को बिहेवियरिस्ट, और उनको क्रिटिक्स ने भी प्योर बिहेवियरिस्ट माना, वाटसन से ज़्यादा बिहेवियरिस्ट माना टॉलमैन को। और टॉलमैन के विचारों में जबकि गेस्टाल्टवादी भी था, मैंने पहले भी कहा, और गेस्टाल्टवादी विचारधारा भी थी और उन्शियंट साइकोलॉजी के भी बहुत नज़दीक थे, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन को उन्होंने कभी भी मान्यता नहीं दी। जब स्टूडेंट थे तब भी नहीं दी, पीएचडी ली तो भी नहीं दी। चलिए, अब हम लोग इसको वाटसन, हम लोग यहाँ आते हैं कि टॉलमैन वर्सेस वाटसन वर्सेस टॉलमैन हम लोग जरा सा देख लें। इसके साथ 6-7 पॉइंट है, लेकिन आज हम 2 ही पॉइंट आपसे करेंगे।
बिहेवियर के लिए व्हाट्स उन्होंने, ये उंट के नजदीक है, नियर टू उंट, एसआर कनेक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यही क्रिया कहते हैं। इसी चीज को वॉटसन ने माना था। ये एटोमिज्म है, परमाणुवाद, अणुवाद है। ये अणुवाद किसका है? इस मामले में वो उनशियन साइकोलॉजी को फेवर करते हैं। कौन? वॉटसन, जेबी वॉटसन। लेकिन उन्होंने इस वॉटसन, टॉलमैन ने व्यवहार के संबंध में गेस्टाल्टवादी विचारधारा को अपनाया और कहा कि हम समग्र की बात करते हैं, क्योंकि हमेशा गेस्टाल्टवादियों ने ही समग्रता की बात की थी, समग्रता की, होल के बारे में कहते थे। वो पार्ट नहीं है। कोई बिल्डिंग हम देखते हैं तो मकान देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसका छोटा छोटा पार्ट, यानी ईंटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू, ये नहीं देखते, छड़, सरिया, ये सब नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं मकान को। यानी जब भी कोई हम परसेप्शन हमारा जब सामने आता है तो हम समग्र देखते, होल देखते। इसी तरह से उन्होंने बिहेवियरों को मोलर बिहेवियर का, कि समग्र व्यवहार हम करते हैं। हम एक नहीं है कि छोटा सा टुकड़ा व्यवहार का कोई एनालाइज्ड बिहेवियर हमारा नहीं होता, टुकड़े टुकड़े में नहीं होता, बल्कि हम समग्र व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर उंट के नजदीक है वॉटसन और गेस्टाल्ट के नजदीक है टॉलमैन। तो ये डिफरेंस एक आता है। दूसरा, हम यहाँ पे आप लोगों से बात करेंगे कि दूसरे वीडियो, ये जो है दूसरा पॉइंट है, वॉटसन के अनुसार पर्पस के माध्यम से, मैंने पहले भी आपको कहा कि मेंटलिस्टिक प्रत्यय फिर से मनोविज्ञान में आ जाता है, वो लाना चाहते हैं टॉलमैन। ये आरोप लगाया वॉटसन ने इस चीज का, कि वॉटसनवादियों ने भी लगाया, जो प्योर अपने को वॉटसन के स्टूडेंट बने थे और उनके साथ जो काम करते थे, उन्होंने भी इस चीज को लगाया। लेकिन ये आरोप को भी टॉलमैन ने बहुत अच्छे से, समग्र व्यवहार की एक निश्चित पर्पस छिपा रहता। उन्होंने इस चीज को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया कि थॉर्नडाइक की बिल्ली, आपने लर्निंग थ्योरी पढ़ा होगा, ट्रायल एंड एरर, वो भी जब पिंजड़े से बाहर निकल के अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहती थी, ये नहीं था, उसके व्यवहार में भी लक्ष्य की प्राप्ति ही सबसे उत्तम मानी गई थी। वहां पे भी कोई ये नहीं था कि पिंजड़े से बाहर निकल जाएंगे तो घूमने जाएंगे, वहां पे एक लक्ष्य था, खाना, और भूखी थी बिल्ली, तो डेराइव्ड भी थी, प्रणोदन भी उसके अंदर था, अभी प्रेरणा भी थी बाहर निकलने की, तो रास्ता खोज रही थी। मेज से बाहर निकलना चूहों का काम था, ये भी बात चूहों ने जो मेज लर्निंग में दिया गया, तो चूहे भी बाहर निकलना चाहते थे, यानी एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, और बार बार चूहे जो है वो खाना भी प्राप्त करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में हर व्यवहार का कोई ना कोई पर्पस होता। यहाँ पर टॉलमैन वॉटसन के इस विचारधारा को बिल्कुल कट कर देते हैं अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने जो दलीलें उन्होंने दी उससे कर देते हैं, और इसको मानना भी पड़ता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मैंने अभी समझाए हैं। आगे की बातें हम लोग बाद में करेंगे, ये वीडियो अब लंबा हो रहा है। तो बाय स्टूडेंट्स।